आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर। इस कैंसर के बारे में आप भली भांति सब जानते हैं। इस कैंसर का मुख्य कारण है तंबाकू और दारू, चाहे किसी भी रूप में हो, यानी तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, खैनी, ये सब इसी कैंसर की जड़ है। शुरुआत हल्के छालों से होती है, लाल चट्टे पड़ जाते हैं। आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो ये हानिकारक है। अगर आपके मुंह में कोई छाला आया है, 10 से 15 दिन तक ठीक नहीं हुआ है या इसमें कोई दर्द महसूस नहीं होता है तो ये और भी ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लेकर इसका इलाज शुरू कर दीजिए। भारत में सबसे अधिक तंबाकू से जुड़ी चीजों की खपत ज्यादा है। यही कारण है कि मुंह के कैंसर के मरीज भी सबसे ज्यादा हैं। यही बता रहे हैं औरंगाबाद के बहुत ही सुलझे हुए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार गिरे। डॉक्टर गिरे पिछले 11 सालों से औरंगाबाद में मुंह के कैंसर से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए और भी अधिक जानकारी उन्हीं से लेते हैं। आज ओरल कैंसर के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है और दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? लोगों में कन्फ्यूजन काफ़ी है, काफ़ी लोगों का समस्या है ये ओरल कैंसर क्यों बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आज इंडिया में ओरल कैंसर का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है। बेसिकली हमें ये जानना होगा कि ओरल कैंसर का हमें प्रमाण ज़्यादा नहीं तो मतलब एशियन, मतलब जितना एशिया खंड है उसमें ये भारत मेनली और एशिया खंड पूरा दुनिया का ओरल कैंसर का एक हब बन चुका है। बेसिकली इसके लिए बहुत सारे घटक कारणीभूत है या रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक तो हमारे लोगों में इसके मामले में जागृति नहीं है। दूसरा, हमारे पास जो व्यसन है जैसे तंबाकू का खाना, गुटखा खाना, सुपारी खाना, स्मोकिंग करना, मतलब तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग के द्वारा हो या चाहे वो खाने के अलग अलग तरीके हो, इसके कारण इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा होने के कारण भारत में ओरल कैंसर का जो प्रमाण है वो दुनिया के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा है और इसका प्रकार भी दुनिया के मुकाबले अलग तरीके का है। ओरल कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? काफ़ी लोगों में कुछ लक्षण नहीं दिखते फिर भी ओरल कैंसर को डिटेक्ट होता है, क्या रीज़न हो सकता है? पहले ओरल कैंसर के लक्षण शुरुआती कहाँ से शुरुआत हो सकती है? अगर हम बोले कि कुछ चीज़ों को कैंसर होने के पहले भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो दिखते नहीं है। हमारे लोगों द्वारा उसके तरफ नज़रअंदाज किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। बेसिकली जो लोग टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं या कोई भी पान मसाला खाते हैं, तो इन सब के कारण हम कैंसर होने के पहले कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, मतलब जिनके जो लीजन में कैंसर पनपने की संभावनाएं ज़्यादा होती है उनको हम पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होते हैं। ऐसे लक्षण दिखते हैं सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि जैसे मुंह में लाल छाले दिखना, मुंह में सफ़ेद छाले दिखना, मुंह का कम खुलना, जलन, अगर कुछ तीखा खाते हैं तो उसके कारण अंगार होना, जलन होना, गाल कड़क होना, ये शुरुआती लक्षण मतलब प्री मैलिग्नेंट स्टेज में होते हैं। कैंसर होने के पहले ये वार्निंग साइन जिसको हम बोल सकते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसको पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। दर्शक का सवाल है, क्या मुझे काफ़ी एक थोड़ा सा ज़ख़म हो चुका था, ऐसा लाल ज़ख़म हुआ है और डॉक्टर ने उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, इसका क्या कारण है और कैसा होता है? हाँ, मैं बोलता हूँ कि जैसे हमने जो पहला सवाल किया उसको मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के बाद कैंसर की शुरुआत ही कैसी होती है? छोटे छाले आना, वो छाले ना भरना, मसूड़ों में से खून आना, दांतों का बेवजह हिलना, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी दांत हिलना, ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कैंसर फिर हम बोलेंगे कि इसको लेट क्यों डिटेक्ट होता है, तो इसका मेन जो रीज़न है कैंसर में क्या होता है, जब छाला शुरुआती स्टेज में होता है ना, इसमें दर्द नहीं होता है। और हमारी इंडिया या हमारे इसमें लोगों की एक मानसिकता है दर्द नहीं है मतलब सही अच्छा है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली अगर कोई छाला है जिसमें दर्द नहीं है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कैंसर के छाले में पर्टिकुलरली इनिशियल स्टेजेस में पेन नहीं होता, तो दैट्स वाई उसके कारण नज़रअंदाज किया जाता है। मुंह में आया है, छाला आया है, भरेगा, ऐसा करके हम ट्रीटमेंट लेते बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह में कोई भी छाला हो
कोई भी दांत का हिलना हो या दांत से पीप निकलना हो या कोई फूड़ा आना हो जो 3 हफ्ते के अंदर नहीं भर रहा है, तो आपने स्पेशलिस्ट का सलाह लेना चाहिए। और वो जैसा करें, जैसे आपने बोला कि मुंह में छाला है, तो ये छाला अगर कोई भी न भरने वाला छाला कैंसर की तरफ हमें इशारा करता है, उसका सही समय में अगर हमने निदान करा, उसको अगर डायग्नोस करा, तो हम लोग उसको टाइम रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के किसी की जान बचा सकते हैं। एक दर्शक का ऐसा सवाल है सर, हमारा कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ था। मैंडिबल फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं मैक्सिला में, वो फ्रैक्चर होने से उसको काफ़ी एक अंदर ज़ख़म हो चुकी थी। वो काफ़ी दिन न भरने की वजह से काफ़ी दिन वैसी रही है। कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बाद में उसको डिटेक्ट कैंसर हुआ है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैं तो ये बोलूँगा कि जबड़े के फ्रैक्चर से कैंसर नहीं हुआ रहेगा। मेन रीज़न क्या होता है, ऐसा जो होता है कि फ्रैक्चर होने के कारण दांत पे के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो वन ऑफ द अदर कॉज जो होते हैं, जैसे तंबाकू गुटखा सेवन करने के साथ में कि दांत नोकीले दांत होना, टूटे वाले दांत होना, और वो अगर किसी जगह पे एक सरीखा चुभते रहता है जिसको हम ट्रॉमेटिक अल्सर बोलते हैं, तो ये जो कॉन्स्टेंट इरिटेशन और वो दांतों का एक सरीखा चुभते रहना, ये कैंसर की शुरुआत होने में कारणीभूत हो सकता है, ना कि जबड़े का फ्रैक्चर। जब हो सकता है कि जबड़े का फ्रैक्चर का कोई नोकीला हिस्सा बोन का हमेशा जबान को चुभ रहा होगा और उसमें कैंसर पनपा होगा, बट फ्रैक्चर से कैंसर नहीं होता है। कैंसर जो हुआ रहेगा वो केस में एक तो टूटे वाला दांत चुभ रहा होगा या जबड़े का टूटे वाला कोई तो भी हड्डी का नोकीला हिस्सा जो बार बार जख्म में चुभ रहा होगा, उसके कांस्टेंट ट्रामा के कारण भी कैंसर हो सकता है। बहुत से ऐसे दर्शकों का सवाल है कि मुझे कोई आदत नहीं है, मतलब बुरी आदत नहीं है, जैसा भी टोबैको, पान, कभी सिगरेट भी कभी लेता नहीं हूँ मैं, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत से लोग होते हैं, हम भी देखते हैं कि अराउंड, लेकिन ये प्रमाण कम होता है। जैसे अराउंड 5 से 10% लोग होते हैं जिनको टोटल कैंसर होता है, उसमें से कि किसी में कोई ये नहीं होता है। तो उनमें कुछ कैंसर्स दे आर जेनेटिकली मेडिटेड, कुछ कैंसर्स को वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पोल्यूशन, और ना ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ ये ले, जैसे मैंने आपको बताया कि टूथ का ट्रॉमा होना भी और कॉन्स्टेंट केमिकल का यूज़ होना भी कैन लीड टू ओरल कैंसर। तो उस केस में आइदर एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, लोकल फैक्टर लाइक ट्रॉमा हो सकता है, या केमिकल कांस्टेंट केमिकल इरिटेशन भी हो सकता है। सो दिस कुड बी द अदर रीजन, बट ये माइनर कॉजेस में आते हैं, नॉट एज अ मतलब प्राइमरी कॉजेस में नहीं आते हैं। ये कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है या कोई भी कैंसर होता है, ये आनुवंशिकता कुछ इसमें मायने रखती है सर? ओरल कैंसर में जिसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं, इसका प्रमाण बहुत नगण्य की तरह है। जैसे पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर्स में, बाकी जगह के कैंसर में थोड़ा सा हेरिडेटरी कंपोनेंट पाया जाता है, बट ओरल कैंसर में ऐसा प्रमाण बहुत कम है। मतलब हेरिडिटी का रोल या जेनेटिक्स का रोल बहुत कम है। और दूसरी, हमारे लोगों में एक गलत फहमी ये है कि भाई एक को हुआ तो उसके बाजू वाले को अगर कैंसर का पेशेंट घर में है तो किसी और को हो सकता है क्या? तो ये बीमारी ना तो आनुवंशिक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, और दूसरी ये एक आदमी से दूसरे आदमी को साथ में रहने से फैलने वाली नहीं है। इसलिए जो भी पेशेंट, अगर किसी के फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर पेशेंट होता है, तो उनको हमें सहानुभूतिपूर्वक ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये एक से दूसरे को नहीं होना। क्योंकि बहुत से बार लोग पूछते हैं कि साहब इनको ये बीमारी है तो बच्चों को इनके साथ खेलने देना, नहीं खेलने देना। पर्टिकुलरली दादा दादी होते हैं, उनको प्रॉबेबली वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है कि बच्चों के साथ ना खेलना। तो ऐसा मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक आदमी से कॉन्टेजियस नहीं है, तो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलेगा। तो हमें इन पेशेंट को सहानुभूतिपूर्वक ट्रीट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, अभी एक सवाल ऐसा है, जो बच्चों में दांत कीड़ेले होते हैं और वो जैसे जैसा बढ़ते जाता है, इनको अगर ओरल हाइजीन अच्छी मिली है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आगे कैंसर में पनप हो सकती है? सिर्फ डेंटल केरीज और ये अनलाइकली, जैसे मैंने बोला कि उसमें बच्चों में तो अनलाइकली, जो केरीज बच्चों में होती है उसके अलग रीज़न होते हैं, उसके अलग मायने होते हैं। बट बच्चों में अभी तक, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर्चुनेटली ये मानना है कि बच्चों में ओरल कैंसर का प्रमाण बहुत ही कम है, और हम यही चाहेंगे कि खुदा उनको ऐसा ही सही सलामत रखें और बच्चों में इसका प्रमाण ना दिखे। केरीज एक कारण नहीं होता कि अगर कीड़ के कारण दांत टूटता है और उससे कहीं मार लगता है तो दैट कैन बी, केरीज से कैंसर नहीं होता है। ये काफ़ी गलत फहमी है कि लोगों में कि, और जो बच्चों को कीड़ लगी है ज़रूरी नहीं कि उनको कैंसर हो जाए, लेकिन वो दूध के दांत के अपने अपने मकसद होते हैं, उसके अपने मायने हैं। इसलिए दूध के दांतों में केरीज है तो हम लोगों को उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि दूध के दांत है, वैसे भी गिरने वाले, नए आने वाले, तो इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि उसका अपना एक फंक्शन है, उसका अपना एक काम है, उसका एक वजूद है। तो उनको डेंटल वाले जो बच्चों वाले दूध के दांत को भी आज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे फंक्शन है, चबाना है, आने वाले पक्के दांतों को रास्ता दिखाना है, तो वो काम के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। बट एज़ फार एज जितना कैंसर का सवाल, तो ओरल कैंसर जिनमें खेरीज होती है, ऐसे बच्चों में आगे चल के ओरल कैंसर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा एडवांस ट्रीटमेंट अपने पास क्या क्या होती है? हाँ, जैसे ओरल कैंसर में सबसे पहले तो मैं एडवांस ट्रीटमेंट, आपने बात निकाली है कि मैं तो आज ये बोलूँगा कि दुनिया के किसी भी कोने में, ना ओनली आपने बड़े सिटीज़ का नाम लिया है, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट आज औरंगाबाद में हर चीज़ मुमकिन है। पेशेंट को यहाँ से बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डॉक्टर गिरीश डेंटल क्लिनिक कामगार चौक में हमारे पास डायग्नोस्टिक्स में ही इतना एडवांस सेंटर है, US FDA अप्रूव्ड स्कोप है, जो बिना जैसे रूटीनली बायोप्सी लेने, मतलब अगर कुछ पेशेंट में वाइट लाल अगर चट्टे हो, छाले हो, तो वो स्कोप द्वारा स्कैन करके क्लिनिकली अपेयर होने के ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे वो स्कोप डिटेक्ट कर सकता है। ये पहली, उसको बोलते हैं वेल स्कैन। तो वेल स्कैन डायग्नोसिस में सबसे एडवांस है, उसमें ना किसी तरह का चीरा देना पड़ता है, ना कोई टुकड़ा निकालना पड़ता है, सिर्फ वो DNA लेवल के, हम जो बोलते हैं ना कि कैंसर की शुरुआत जो होती है वो DNA अल्टरेशन से होती है, जेनेटिक लेवल पे होती है, तो वो लेवल के चेंजेस पिकअप ये स्कैन कर सकते हैं। तो इतना एडवांस स्कैन आज अपने पास मौजूद है, पहली बात ये। उसके बाद में हर कैंसर का जो कन्फर्मेटरी निदान होता है वो होता है बायोप्सी द्वारा, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री द्वारा। ये सारी सुविधाएं आज अपने औरंगाबाद में हर पैमाने पे उपलब्ध है। उसके बाद में इनको ऑपरेशन के पहले हमें स्क्रीन करना पड़ता है, कहीं और फैला है नहीं है ये देखने के लिए। तो उसके लिए लगने वाले हर तरीके के मुमकिन स्कैन, मतलब नॉर्मल एडवांस CT स्कैन से लेकर पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन तक हर तरह की मुमकिन सुविधाएं औरंगाबाद में उपलब्ध है। तो इसके लिए हमें कहीं जाए। और रही बात ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट मैं आपको एक अश्योर कराता हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा सेंटर सोम जिसको सोलन कैटरिंग मेमोरियल हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और अपने, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आर यूनिवर्सली नाउ कैंसर, एज फार एज कैंसर इज कंसर्न, गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर। तो ये प्रोटोकॉल हम हर मुमकिन तरीके का औरंगाबाद में पॉसिबल है। जैसे आपने बोला कैंसर में जो हिस्सा होता है उसको कैंसर का ट्रीटमेंट बोले तो मेनली 2 होता है ओरल कैंसर एज फार एज कंसर्न। एक तो सर्जरी द्वारा जितना हिस्सा है उसके साथ में बाजू का अच्छा हिस्सा निकालना, ताकि वो फिर से ना पनपे और ना कुछ बाकी रहे। यह फैलता है बागरे की गांठों से, तो बागरे की गांठों को क्लियर करना जिसको हम नेक डिसेक्शन बोलते हैं। और तीसरा पार्ट होता है ओरल कैंसर के मैनेजमेंट में रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन, मतलब जितना हिस्सा हमें अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ता है उसको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा, पुनर्निर्मित द्वारा, फ्लैप द्वारा फिर से पहले जैसा फंक्शनली एज वेल एज दिखने के हिसाब से हम जिसको एस्थेटिकली रेस्टोर करना, वो सारी चीज़ें आज औरंगाबाद में हर चीज़ मुमकिन है, पॉसिबल है, और हम पिछले 11 साल से कर रहे हैं। तो उसमें कोई ये नहीं कि किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज़ के लिए औरंगाबाद के बाहर बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। कि जो पेशेंट को माउथ कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर हो जाता है, वो जीने की आशा छोड़ देता है। अब ये बताइए, क्या ऑपरेशन के बाद उसका लाइफ कैसा रहता है आगे? डेफिनेटली, देखो हमने जैसे बोला है कि कैंसर मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला मकसद, हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक प्रायम्बल है, बोलते हैं कि सबसे पहले ज़िंदगी, उसके बाद में वो बाकी काम करने की क्षमता, और उसके बाद में एस्थेटिक, मतलब लाइफ प्रिवेल्स ओवर द फंक्शन, फंक्शन ओवर एस्थेटिक, ये हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेटली उनकी जान बचाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ट्रीटमेंट उतना तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो भाग के काम करने की क्षमता, जैसे एज फार एज जबड़े की बात है तो वहाँ पे खाने की क्षमता, बात करने की क्षमता हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। और तीसरा हिस्सा होता है कि अच्छे से दिखे, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। और रही बात कि इसके अलावा पेशेंट को पहले जैसा ये समझता कि भाई कैंसर हुआ मतलब ख़त्म हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिसको 5 ईयर सर्वाइवल रेट बोलते हैं, प्रोग्नोसिस बोलते हैं, अगर अर्ली स्टेज में अगर हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, सही मायनेस में उसका प्रॉपरली इलाज करते हैं, प्रॉपर पोस्ट ऑफ फॉलोअप रखते हैं, एडजंक्टिव मॉडलिटी जैसे रेडियो कीमो जो लगता है वो पूरी तरह के डॉक्टर के सलाह से लेते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ना ओनली मैं बोलता हूँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाते, तो हम उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, अनफॉर्चुनेटली जैसे किसी का लोअर जॉ हमें निकालना पड़ता है तो हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा पैर का बोन लगा के उसको हड्डी भी बनाते हैं और उसमें दांत लगा के पूरा फंक्शन और एस्थेटिक भी रिहैब कर सकते हैं। तो आज या अब किसी भी पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर होता है तो उनको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ टाइमली ट्रीटमेंट करवाना,
प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ये बहुत ज़रूरी है। तो उनका हर चीज़ का, क्योंकि रही बात ज़िंदगी की, वो तो ना आप देने वाले ना हम देने वाले, वो खुदा ने लिखी है। हमारे हाथ में ये है कि हम जो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए वो अच्छे से अच्छा पक्के से हो सकता है, और उसको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट के बाद उसको अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, उनकी लाइफ, नॉट ओनली लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी मिलती है, वो हम प्रॉपरली रिस्टोर करते हैं। तो किसी भी पेशेंट को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैंसर हो गया मतलब ख़त्म हुआ, नहीं, ज़िंदगी देने वाला वो है, संवारने वाला वो है, तो उस पर भरोसा रखना पड़ता है। क्या मैक्सिला जो सर्जरी आपने अभी तो काफ़ी लोगों में की है, तो हमारे दर्शकों को कोई टिप्स दे दीजिएगा, कोई अपना मैक्सिला को या दांत को कैसा अच्छे से प्रोटेक्ट रखे और मतलब हाइजीन अच्छे से मिले और आगे अपना लाइफ ज़्यादा बढ़ाए। हाँ, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को पर्टिकुलरली, जैसे आपने बोला कि ओरल हाइजीन के हिसाब से हमने 2 बार ब्रश करना चाहिए। जो एडवर्स हैबिट है जैसे पान, सुपारी, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, ये छोड़ना चाहिए। आपको छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो स्पेशलिस्ट का सलाह लो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर के द्वारा टोबैको जिनको है कि भाई आदत है नहीं छूट रही है, तो उनको हम वो छोड़ने में भी मदद करते हैं, गाइड करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से। हम अगर प्रॉपरली सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मुँह में कोई भी अनवांटेड चेंजेस दिखे कि कोई छाला आना, कोई दाग होना, तो आपके डॉक्टर का तुरंत सलाह लीजिए। कोई भी दांत टूट जाता है, शार्प होता है, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, सलाह से लीजिए। 6 मंथली फॉलोअप डेंटल सर्जन द्वारा ज़रूरी है। साल में 1 आधे बार जब भी अगर दांत पे कोई कीटन हो, ये हो, तो उसको डॉक्टर के सलाह अनुसार उसको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि मुंह का स्वास्थ्य आपके ओवरऑल हेल्थ का आईना है। तो हम बोलते हैं कि माउथ इज़ अ मिरर ऑफ ओवरऑल हेल्थ। तो आप उसको अच्छे से रखेंगे तो आपकी हेल्थ की इमेज और आपकी हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। जैसा कि रोड पे जो बैठते हैं अनवांटेड, जैसा भी आके दांत निकाल देते हैं, कुछ पेशेंट जो है पैसे बचाने के लिए या बोले टाइम की वजह से वो जाके रोड पे के जो नॉन मेडिकोज रहते हैं उनसे दांत निकालते हैं, ये भी कैंसर के ऊपर ये हो सकता है। एक तो वो बेसिकली क्वैक से क्यों नहीं करना चाहिए, कि आज हमारे पास इतने सारे सुविधाएं उपलब्ध है, माध्यम उपलब्ध है, तो हमने जहाँ ट्रेन लोगों की उपलब्धता नहीं थी तो ठीक है, लेकिन अभी इतने सारे ट्रेन लोग अवेलेबल है कि हमने किसी भी तरह हमें क्वैक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए। और रही बात, अगर कुछ मसले लोगों को होता है कि भाई फाइनेंशियल ट्रीटमेंट, अफोर्डेबिलिटी का मसला हो, तो औरंगाबाद के माध्यम से अपने पास 2 डेंटल कॉलेजेस है, घाटी का डेंटल कॉलेज है, सेठ समझ डेंटल कॉलेज है। यहाँ पे भी आप पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं करवा सकते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट, जो हर डॉक्टर में एक इंसान होता है, हमें भी अगर जेन्युइनली कोई गरीब पेशेंट लगता है, पुअर लगता है, तो हम उनको 100% कंसिडरेशन देते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कम से कम खर्चे में या कभी कभी चैरिटी पे कैसा मुहैया करा सकते हैं, उसका ध्यान दिया जाता है। तो आपके माध्यम से लोगों को करना चाहूँगा, आपके दांत के साथ ना आप दांत के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे तो आपके जान के साथ खिलवाड़ करें, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत पड़े तो किसी भी डेंटिस्ट से मिले, वो भी आपको सलाह देगा कि अगर आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कहाँ आपको चैरिटी में ट्रीटमेंट हो सकता है। बट उसके लिए हमारी ज़िंदगी और दांत के साथ खेलने में कोई समझदारी की बात नहीं है। जो पोस्ट कोविड के बाद जो म्यूकरमाइकोसिस जो लोगों में भय हो गया है, बार बार जो इश्तिहार में न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस की वजह से जबड़ा निकालना पड़ रहा है, आँख निकालना पड़ रहा है, काफ़ी लोग भयभीत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये न डरने की बात है या फिर इसमें क्या अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं? म्यूकरमाइकोसिस डेफिनेटली पिछले 2 महीने से हमने ऑलमोस्ट 176 पेशेंट को ऑपरेट किया है। इंसिडेंस काफ़ी बड़ा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हर पेशेंट को, हर किसी को होगा। डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ, जैसे मैंने बोला, कोई भी बीमारी में टाइम रहते निदान होना ज़रूरी है। जो पेशेंट कोविड से रिकवर हो रहे हैं या कोविड में हैं, उन पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट में स्टेरॉयड का सही मात्रा में यूज़ होना ज़रूरी है। इसलिए अच्छे सेंटर में कोविड का ट्रीटमेंट कराइए ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिले, आपका शुगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता रहे। और अभी जैसे कोविड होने के बाद 3रे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स द्वारा जांच करा लीजिए। आपको जैसे जबड़े में दुखना, कोई दांत में दुखना, आंखों के बाजू में दुखना, नाक में से पानी आना, कोई दांत हिलना, इसके जैसे कोई लक्षण हो तो आप ओरल सर्जन से मिलिए और वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। यस, डेफिनेटली ये बीमारी अगर होती है तो हाई रिस्क है इसमें। तो ये जो म्यूकर है, ये फंगस है, ये खून की गुठलियों में जाके, खून गुठलियाँ बना के खून के नलियों में जाके ब्लॉक करता है।
तो उसके कारण हाई रिस्क प्रोसीजर है। इसको सर्जरी और मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि इंजेक्शन एम्पोट्रेसिन भी द्वारा मैनेज किया है। इसमें डेफिनेटली हाई मॉर्टेलिटी रेट, बट डरने वाला मकसद नहीं है। सिर्फ हमें जागरूक रहना है, सही समय रहते उसको इंटरवीन करें तो हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सिर्फ अभी हमारे पास क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का अवेयरनेस ज़्यादा हो जाता है तो हमारा डर भी ज़्यादा आ जाता है कि जैसे अब मैं कोविड पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ, उसके साथ में 4 दिन रहे वाला पेशेंट खुद बोलता है साहब मेरे को चेक कर लो, मेरे को लग रहा है मैं पेशेंट के साथ रहा हूँ तो मुझे तो म्यूकार नहीं हुआ है ना। तो ऐसे तरीके के स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हमने थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। डेफिनेटली जागरूक रहना है, सजग रहना है, बट हमें इससे डरना नहीं है। जो अनफॉर्चुनेटली कुछ सामने आए तो उसको फाइट करके वी कैन डेफिनेटली फाइट अगेंस्ट दिस म्यूकार एंड एनीथिंग। हमने जैसे कोविड पे मात करी है वैसे म्यूकार पे भी हम मात करेंगे। सरकार द्वारा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बेसिकली हम इस आपके माध्यम से विशेष तारीफ करना चाहेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एम्पोट्रेसिन इंजेक्शन पूरे पिछले 18-20 तारीख के बाद से कम्प्लीटली पेशेंट को फ्री मिलना शुरू हुए हैं। ट्रीटमेंट महात्मा फुले जन योजना में हम लोग पिछले महीना भर से ऑलमोस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग देयर पार्ट, देयर डेफिनेटली वो अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ उठा रही है। हमें जागरूकता के माध्यम से अपने हिस्से की जवाबदारी उठानी है। एज ए मीडिया पर्सन आपको अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस करना आपको और हमको मिलकर करना है। इसका मतलब डराना नहीं है, पेशेंट को सही समय पे सही जगह पे पहुँचे और सही से इलाज मिले, ये हम और सरकार तीनों का मकसद है। थैंक यू।